कर रहे हैं हम पाठ 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का नाम है कृषि। ठीक है, क्या नाम है? कृषि। दोस्तों कृषि क्या है? सबसे पहले कृषि क्या है? तो दोस्तों हमने देखा होगा कि हमारे जो समाज में ना, हमारे दुनिया में 3 प्रकार के कार्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो कौन से 3 प्रकार के कार्य क्षेत्र होते हैं उन चीज़ों को पहले देख लो। देखो सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र आता है, ठीक है, प्राथमिक कार्य क्षेत्र। ठीक है, 3 होते हैं, ये होते हैं आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। दोस्तों प्राथमिक में क्या आता है? ठीक है, प्राथमिक के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो आप उत्पादित करते हो या उनका निष्कर्षण करते हो, ठीक है, तो वो जो साधन, वो जो क्षेत्र आते हैं ना, वो जो कार्य आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? तुम्हारे प्राथमिक क्षेत्र में। तो मतलब उसमें हम प्रकृति से जो चीज़ मिलते हैं उसको हूबहू वैसे ही ले लेते हैं, तो वो प्राथमिक में आते हैं। तो आपके वो कौन से हैं प्राथमिक? जैसे आपका कृषि हुआ, मत्स्यन हुआ, मतलब मछली पालन हुआ, संग्रहण हुआ। ठीक है, संग्रहण तो कोई चीज़ जैसे लकड़ी इकट्ठा करना है या कुछ और चीज़ इकट्ठा करना है, वो सब संग्रहण में हुआ। इनके अच्छे उदाहरण। ठीक है, और फिर द्वितीय क्षेत्र आपका आता है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए आप, द्वितीय क्षेत्र में उन क्रियाओं को लिया जाता है जो ये प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ें मिलती हैं, तो इनका हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, इनका प्रसंस्करण करते हैं संसाधनों को। ठीक है, इन जो प्रथम क्रियाओं से होता है उनका क्या प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, जैसे इस्पात विनिर्माण हो गया, डबल रोटी पकाना हो गया, कपड़ा बुनना हो गया, इन क्रियाओं के उदाहरण है। तो देखो प्रथम क्रिया में हम कृषि से क्या काटन उत्पन्न करेंगे, काटन से फिर हम क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा। ठीक है, उसको कपड़ा को बुनना, धागा बनाना। ठीक है, या डबल रोटी बनाना। डबल रोटी बना रहे हो आटे से, आटा कहाँ से आया है? प्राथमिक संसाधन से। तो प्राथमिक से जो चीज़ें मिलती हैं उसको जब हम थोड़ा अच्छा बनाते हैं उनको, ठीक है, या किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित करते हैं, जैसे इस्पात लो, ठीक है, इस्पात बनाना, तो ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक में। ठीक, द्वितीयक में आते हैं। फिर आती है आपकी तृतीयक क्रिया। ठीक है, तो तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक के क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तृतीयक लोग क्या करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक की सेवा करते हैं, मतलब सेवा द्वारा इनको सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे इसमें क्या है? बस से यातायात करवाते हैं। ठीक है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। ठीक है, ये सब किसमें है? तृतीयक में है। ठीक है, तो आपकी कृषि, ठीक है, तो कृषि आपकी क्या है? आप जैसे आपने पढ़ा कि कृषि आपकी प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। दोस्तों ये जो ऊपर हमने बताया ना 3, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत चीज़ें हैं। आप मतलब किसी भी एग्जाम में इन चीज़ों को आपको घूम फिर के, इन्हीं से क्वेश्चन आपको मतलब घूम फिर के आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए। अगर आप एग्जाम दो या ना दो, इन चीज़ों को आपको पता ही होना चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर जो है आपका शब्द जो उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई ना, लैटिन भाषा का शब्द है एगर। ठीक है, एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का जिसका अर्थ होता है कृषि। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? कृषि। तो इसका समझिए ना, एग्री का जो उत्पन्न हुआ है कहाँ से हुआ? लैटिन भाषा के सबसे हुआ। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आपने कृषि विधि के लिए क्या होता है? तो विश्व में जो है ना, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। ठीक, पूरे विश्व में 50%। ठीक है, तो भारत में तो क्या भैया, भारत में तो 2/3 लोग कृषि कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मतलब भारत की जनसंख्या जो है, अभी तक 2/3 जनसंख्या क्या है? कृषि कार्य पर ही निर्भर है, कृषि ही करती है, वो अन्य कार्यों में निर्भर नहीं है। ठीक है, तो कृषि भी वहीं पर की जाती है जहाँ की मृदा और जहाँ की स्थलाकृति उसके अनुकूल हो। ठीक है, अनुकूल स्थलाकृति क्या? अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि के क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगर जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्या कर सकते हैं? कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कौन सी है जो कृषि के लिए सहायक करती हैं? अनुकूल स्थलाकृति, स्थलाकृति भी अच्छी होनी चाहिए, मृदा भी अच्छी होनी चाहिए, जलवायु भी होनी चाहिए अच्छी, तभी ये चीज़ें हमें अनिवार्य हैं। ठीक है, जिस भूमि में फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, आप मानचित्र देख सकते हैं कि कितनी जगह आपकी कृषि अच्छी खासी उत्पन्न होती है। ठीक, देखिए ये आपका जो ठीक है ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर का है ना, ये दिया ना, तो ये यहाँ पे कृषि अच्छी होती है। ठीक है, देखिए आप इंडिया में लगभग पूरे भाग में कृषि आपकी, देखो ये तो ये आपका जो मैदान है उत्तर का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है, तो ये आपका कृषि का मैदान दिया गया है। तो समझ गए ना। देखो ऑस्ट्रेलिया में पूरे में नहीं होती है, ऑस्ट्रेलिया में देखो इधर पूर्वी क्षेत्र में कृषि होती है, थोड़ा एकदम दक्षिण में। ठीक है, यहाँ पर एक नदी पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक कृषि होती है। ये अभी पीसीएस में एग्जाम आया, नदी पूछा गया था, इस नदी का नाम बताना जो यहाँ पर नदी पाई जाती है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। इस अभी जो 2019 का पीसीएस हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था इस नदी के बारे में। ठीक है, तो आप इसको पीछे भी हम बता भी चुके हैं इसका नाम। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बताना दोस्तों। ठीक है, इस नदी का क्या नाम है? देखिए आप ये क्या कहते हैं, अफ्रीका में बहुत कम जगह पे कृषि होती है। देखो यहाँ पर जहाँ तेल खूब उत्पन्न होता है ना, तो यहाँ पर कृषि होती नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर तेल लेकिन होता है, उसी से लोग
जिनकी रोजी रोटी चलती है वो हमसे भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमारे वहाँ खूब कृषि होती है, लेकिन ये लोग हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पर अच्छी खासी, यूरोप में अच्छी खासी कृषि होती है। रूस में तो देखिए पूरा मतलब ये मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है, तो रूस में तो बहुत कम कृषि होती है। चाइना भी देखिए, तो चाइना सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है क्योंकि वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और चाइना में कृषि के उत्पादन योग्य उतनी भूमि नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग सरकार की जो नीति है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, वहाँ के कृषि करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो लोग हमसे ज़्यादा पैदा करते हैं। आप देख रहे हैं मैप ना, चाइना में कृषि करने योग्य भूमि बहुत, यही तो सब चाइना है, ठीक है। यहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, फिर भी वो हमसे आगे हैं कृषि में, ठीक है, ठीक है, हमसे ज़्यादा कृषि में पैदा करते हैं। हमारे इंडिया में जो सब कृषि योग्य ही भूमि है, फिर भी हम चाइना से क्या है, पीछे हैं। तो यही दोस्तों टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्रौद्योगिकी है, जिसका लोग यूज करते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस मैप को आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, इस मैप को आपको दिमाग में बिठा लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कृषि अच्छी होती है। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर, कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, एग्री, शेरी, पीसी, वीटी, हार्टी। देखो यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, लेकिन हम दुनिया भर की किताबें, विभिन्न प्रकाशन की, ये प्रकाशन वो प्रकाशन, ये सब छोड़ो दोस्तों। अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार कर लिया कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्री से आपका अभी बताए थे कृषि होता है, ठीक है, तो आपका ऐसा कृषि हो गया, ठीक है, तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, ठीक है। फिर शेरी मैंने देखो क्या होता है, ठीक है, रेशम उत्पादन होता है, तो सेरीकल्चर में तो रेशम कीटों का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, यह कृषक की आय में पूरक, ठीक है, पूरक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीसी में मछली होता है, ठीक है, मत्स्य पालन, तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। वीटी माने क्या होता है, मदरच्छा होता है, ठीक है, मतलब अंगूरों की खेती होता है। हॉर्टी माने क्या होता है, उद्यान कृषि, मतलब बाग वगैरह, सब्जी वगैरह, फूलों वगैरह का, फूलों को लगाना। तो इन चीज़ों को शब्द पता है तो आप इन कभी भी पूछेगा खट से आप विकल्प आंसर कर देंगे, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस फिगर को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि तंत्र, ठीक है दोस्तों, कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। इसके, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है आपके कृषि में, महत्वपूर्ण निवेश आप क्या लगाते हो, बीज लगाते हो, उर्वरक लगाते हो, मशीनरी और श्रमिक, यही हैं आपके, ठीक है। तो देखो अब बीज लगाना है, ये इसके निवेश हैं, यही इतना निवेश लगा के आपका कृषि का उत्पादन करते हो, इसी में बहुत मेहनत पड़ जाती है, समझ गए ना। जुताई बुआई, ठीक है, आगे क्या, जुताई बुआई ना, जुताई बुआई, ठीक है, जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी मुख्य संक्रियाएं हैं कृषि में, इतना होता है, ठीक है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं, ठीक है। आपका फसल करते हैं, ऊन करते हैं, डेयरी करते हैं, कुक्कुट करते हैं, ये आपका उत्पादन करते हैं, समझ गए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए कृषि में क्या क्या होता है, ठीक है, आपका निवेश, ठीक है, आपको दिया गया ना, ये आपका निवेश है, ठीक, पहले निवेश करोगे, फिर प्रक्रम करोगे, सब प्रक्रम होगा, उसके बाद आपकी फसल निकल आती है, ठीक है। तो आपको देखो ये कृषि का मेथड है दोस्तों, इस फिगर से आप कृषि के बारे में आएगा तो अब लिख दोगे निवेश में क्या क्या निवेश करते हैं वो है। प्रक्रम में क्या होता है, जो जुताई आ गई, गुड़ाई आ गई, खुदाई आ गई, ठीक है, निराई आ गई, ये सब आपका प्रक्रम होता चलता रहता है ना, पूरा जितना टाइम फसल का होता है उतने टाइम हमारा प्रक्रम ही चलता रहता है, ठीक है। उसमें छिड़काई आ गई, ठीक है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव वगैरह सब इसमें है, आपका प्रक्रम में आते हैं। फिर आखिरी में फसल काट लोगे, वो आपका निर्गत हो गया, तो फिगर हो गया। अब इसे भौतिक निवेश देख सकते हो आपका क्या है, ठीक है, ये भौतिक निवेश है दोस्तों। ये जो आपको दिया ना, वर्षा, मृदा और ढाल, ये भौतिक मतलब भौतिक जो प्राकृतिक होता है, ठीक है, वर्षा आपका प्राकृतिक, मृदा और ढाल। और मानवीय निवेश क्या है, भंडारण करना, श्रम करना, मशीनरी लगाना और रसायन, ये सब क्या है, मानवीय निवेश है। तो आपका ये पता होगा दोस्तों, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार, देखो कृषि आपकी कितने प्रकार की होती है, तो आपको एक निर्वाह कृषि होती है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है, ठीक है। तो देखो एक फिगर आपका इसमें आगे शायद दिया है, नहीं दिया है, देखो हम नोट्स बनाएंगे, बना लें तो उस फिगर से इसको आप डिनोट कर लें, ठीक है। तो आपका निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। निर्वाह कृषि, देखो निर्वाह कृषि मतलब निर्वाह माने क्या होता है, निर्वाह करना, अपने जीवन का निर्वाह करना। तो जो कृषि केवल निर्वाह के लिए की जाती है, देखो भारत में ज़्यादातर कृषि ना छोटे कृषि हैं, जमीन बहुत कम है ना, तो वो उतना ही कर पाते हैं जिससे उनका निर्वाह हो सके, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जो कृषि करते हैं उसको निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि होती है, एक आदिम निर्वाह कृषि होती है, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से जो खेती की जाती है उसको हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल होते हैं ना। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, देखो कहाँ कहाँ होती है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, समझ गए। कहाँ कहाँ पे होती है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान होगा, ठीक रहना चाहिए ना।
दक्षिण में होती है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में होती है, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, देखो ये हमारे वहाँ भी होती है, ठीक है, हमारे भारत में भी होती है, ठीक है, उसी में आता है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, इसमें क्या स्थानांतरी कृषि आती है या चलवासी आती है, ठीक है, चलवासी पशुचारण शामिल हैं, ठीक है, आदिम निर्वाह की, ठीक है। उसमें जैसे आदिम समझ लो पहले ज़माने से जो चली आ रही ना, क्योंकि पहले लोग एक जगह रुकते नहीं थे ना, चलते फिरते रहते थे जैसे, ठीक है, वो कृषि इसमें आती है। जैसे स्थानांतरित कृषि क्या होती है, अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्रों में करते ना, बताए थे, जैसे जंगल काट दिया, वो उसको जला दिया, वो उसको कृषि किए 4-5 साल, उसके बाद छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ठीक है, जब वो भूमि बेकार हो जाती है, फिर दूसरे जंगल काट दिया, वहाँ पर कृषि किए, चले आए। फिर देखो और भी बताया था ना मैंने कि जानवर से चराने वाले से जम्मू कश्मीर में जैसे ठंडक में लोग नीचे उतर आते हैं, फिर जब गर्मी आती है लोग फिर अपने जानवर ऊपर चलाते रहते हैं, मवेशियों को चराने के लिए घूमते रहते हैं ना, तो वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाया जाता है, जैसे संघन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वो क्या करते हैं, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये हम पहले भी दोस्तों को बता चुके हैं ना, ठीक है। तो देखिए इसको स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है दोस्तों। ये आप याद रखना, ये पूछता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 100% पूछता है। देखिए झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिलापा मैक्सिको में, वही ना, ये स्थानांतरित कृषि जिसको आप बोलते क्या करते, कर्तन एवं दहन कृषि, इसको विभिन्न स्थानों पर इसका नाम बदल जाता है। झूमिंग हमारे उत्तर पूर्वी मतलब जो आपके असम वगैरह में है या अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ इसको झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। मिलापा बोलते हैं आपका मैक्सिको में, रोको बोलते हैं ब्राज़ील में, लदांग में बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं मलेशिया में। तो आपको ये चीज़ें आपको दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इसको आप नोट कर लेना दोस्तों, नोट में, ठीक है। आगे देखिए चलवासी पशुचारण, ये भी उसी में आता है, ठीक है। क्या कहते हैं आदिम कृषि में तो वही है, मतलब जैसे सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक जगह पशु नहीं चराते हैं ना, क्योंकि वो चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भू भाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों ये हाईलाइट वाला जरूर याद रखना, ठीक है। अब दूसरी प्रकार क्या है कि वाणिज्यिक कृषि। देखो वाणिज्य जहाँ पर आ जाता है तो अर्थशास्त्र से जुड़ गया, ठीक है। तो मतलब लोग किस खेती करते हैं लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना पैसा अर्जित करने के लिए, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो इनमें 3 प्रकार की कृषि होती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। देखो वो आपकी जो थी कृषि, ठीक है, गहन जो कृषि थी वो आपकी कितनी थी, निर्वाह कृषि थी 2 प्रकार की, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, और आदिम निर्वाह कृषि। ये आपके 3 प्रकार की है, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ठीक है। तो आपका ये जो वाणिज्यिक कृषि कितनी प्रकार की, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण, 3 प्रकार की। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होते हैं, फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, किस लिए, बेचने के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए, ठीक, जैसे गेहूँ, मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो वाणिज्यिक पूछे तो ये 3 आप स्थान बता देना। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर खेती बहुत सैकड़ों हेक्टेयर में होती है और आबादी बहुत कम होती है। तो ये लोग अच्छी खासी फसल उत्पन्न करते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, ठीक है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। और यहाँ पर, ठीक है, अत्यधिक ठंड होती है इसलिए वो मतलब फसल को ज़्यादा फसल उगाने के यहाँ पर योग्य नहीं रहते लोग, तो इसलिए एक ही फसल उगाते हैं, ठीक है। मिश्रित कृषि में क्या होती है, भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। और यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। इस प्रकार की कहानी, ठीक। मिश्रित कृषि मतलब मिश्रित जान गए, ठीक है। मिश्रण मतलब कई कृषियाँ उगाई जाती हैं, कई काम किए जाते हैं एक साथ, ठीक है। जैसे भोजन के लिए फसल भी उगा लिया और जानवरों के लिए चारा भी उगा लिया, ठीक। तो मिश्रित रूप से कार्य चलता रहता है। कहाँ पर होता है, तो अपने ये स्थान पढ़ लिए, ठीक है। जैसे देखिए गन्ने की रोपण कृषि है ना, ये फिगर बना है आपका, ठीक है। तो
फिर रोपण कृषि, अब देखिए क्या होती है, 3 प्रकार की है। तो थर्ड क्या, रोपण वर्जी कृषि क्या होती है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे रोपण में मतलब रोपण क्या होता है, धान आप रोपते हो ना, धान की, तो वो जो मतलब फसल उसका मतलब अलग तैयार किया जाता है छोटा पौधा, फिर उसको दूसरी जगह लगाया जाता है, उसको रोपण बोलते हैं ना। जैसे गाँव में हम लोगों ने तो बहुत रोपण कृषि की है ना, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक। रोपण में थोड़ा जैसे रोपण कैसे, केला वगैरह लगा दिया, साल में एक ही फसल, गन्ना को रोपण कर दिया, ठीक, कहवा का, काजू का, रबड़ का। धान तो जैसे पश्चिमी बंगाल में 3 बार, तो उसको हम उसमें ले आते हैं ना, वाणिज्यिक फसल वाले में, अनाज वाले में लेते हैं, क्योंकि अनाज है, ठीक है। रोपण में उसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है। जहाँ ये चाय वगैरह भी रोपण ही किया था ना, ठीक है, नहीं कि मतलब बीज बो दिया तो वही पेड़ तैयार हो जाता है, बीज अलग रहता है, फिर उसको बोया जाता है, फिर उसका रोपण किया जाता है, ठीक है। उसका मतलब, ठीक है। जैसे काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। बृहद मतलब बहुत ज़्यादा श्रम भी लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है इसमें, ठीक है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जहाँ पर होते हैं वहीं पर कारखाने भी बनाते हैं, वहीं से इनका कारखाने में पहुँच जाता है, ज़्यादा दूर ले जाना नहीं पड़ता कच्चा माल, ठीक है इनका। और इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। जैसे अब परिवहन नहीं, तो जैसे आपने काफ़ी तो लगा लिया, ठीक है, कहवा तो लगा लिया, लेकिन अगर परिवहन की व्यवस्था नहीं तो आप उसको ले कैसे जाओगे, फैक्ट्रियों तक नहीं ले जा सकते ना, तो इसलिए इसमें परिवहन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ, उष्णकटिबंधीय दोस्तों, ये फिगर याद रखना है, आपका फिगर देखो हमने अभी दिया है पीछे, आप ध्यान, ये जो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, सब फिगर वो याद रखना जो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो वहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या उस, देखिए चावल, हाँ, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। आप आगे देखिए, और इसमें कौन से, जैसे मलेशिया में रबड़ है, ब्राज़ील में कहवा है, भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण। ध्यान रखना, मलेशिया में रबड़ होती है, ब्राज़ील में कहवा। तो ये दोस्तों याद रखना, ठीक है। जैसे केले की रोपण कृषि है, चावल की कृषि है, ठीक है। अब देखिए हमको मुख्य फसलें दी गई, बढ़ती जनसंख्या, देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही वैसे हमको खाने के लिए चाहिए भैया, पेट तो बगैर खाए मानेगा नहीं, ठीक है, हम लोग जितना रह सकते हैं। तो जनसंख्या बढ़ रही, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, तो हमें फसलें ज़्यादा उत्पन्न करनी पड़ेंगी ना, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ना भूखी ना रहे, उसका पेट भर सके। तो हमने इसलिए हमारा हरित क्रांति आई थी हमारे वहाँ, ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है, ये पेय फसलें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना। जैसे चावल या विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, या उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार, ठीक। उष्णकटिबंधीय भारत भी आता है, ठीक है। उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, इसमें भी भारत आता है, ठीक है। तो वहाँ की मुख्य फसल है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। आप जैसा देखते हो भारत की चावल कब बोया जाता है कि तापमान उच्च है, वर्षा काफ़ी हो तभी बोया जाता है, ठीक है। और आर्द्रता भी अच्छी रहे, अच्छी खासी रहे तो थोड़ा अच्छा चावल होता है, ठीक है। और यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिससे जल रोकने की क्षमता होती है, उसमें अच्छी ढंग से फसल होती है। चीनी चावल उत्पादन में अग्रणी है। जबकि देखा चीन में कृषि योग्य भूमि कम है, लेकिन चावल उत्पादन में, क्योंकि वहाँ की कृषि नीति अच्छी है, वहाँ कृषि करने का तरीका अच्छा है। भारत में ज़्यादा है तभी हम उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं, ठीक है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं, तब धान की, ठीक है। तो देखना नंबर 1 पे चीन है चावल में, उसके बाद हमारा नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद जापान, श्रीलंका, फिर मिस्र है, ठीक है। बंगाल, बांग्लादेश ऐसे जगह पे तो 3-3, 4-4 बार चावल उगा लिया जाता है, 2 से 3 बार साल में उगाया जाता है चावल। फिर गेहूँ वर्धन काल में मध्यम तापमान में वर्षा, इसमें देखो गेहूँ ठंडक में बोया जाता है ना, वही, ठीक है। तो इसमें तापमान थोड़ा कम होना चाहिए, एवं हल्की फुल्की वर्षा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये फरवरी में, ठीक है, जनवरी फरवरी में हल्की जो वर्षा हो जाती है जो गेहूँ के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है। शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय में तेज धूप की आवश्यकता भाई, क्योंकि इसको थ्रेसर में काटा जाता है। अगर ये अच्छे से सूखेगी नहीं, थ्रेसर से वो काट नहीं पाएंगे, तो आपको ना फसल को देख के ही, गाँव के लोग तो देख के ही अनुमान लगा सकते कैसा क्या उसका मतलब रवैया रहता है। तो जब कटाई होती है, कर्तन होता है, तो तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, दोमट मिट्टी में होता है, ठीक है। और होता है गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा पैदा करता है, उसके बाद कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है ना, क्योंकि ठंडक में बोया जाता है, उधर गर्मी में काटा जाता है। मिलेट, ठीक है, ये मोटे अनाज होते हैं, सब मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। और ये कम उपजाऊ तथा बुलाई जो है ना, बालू वाली मिट्टी होती है उसमें ये उगाते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, ठीक है। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान में उगाया जाता है। वर्षा भी कम हो, थोड़ा तापमान उच्च से मध्यम हो, वहाँ पर ये हो जाता है। और इसको पर्याप्त सूर्य के प्रकाश भी चाहिए ना, ये, ठीक है, तभी ये होते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, ये भारत में भी उगाए जाते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है।
भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। नाइजीरिया, चीन, नाइजर ये मिलेट के अन्य भी उत्पादक देश हैं। देखो मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए क्या है, तापमान मध्यम होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए मध्यम, ठीक है, और धूप क्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, सुअपवाहित मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मक्का, उत्तर अमेरिका में होता है, उसके बाद ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, ये आप याद रखना। भारत भी है लेकिन लास्ट में है, ठीक है, उपजाऊ के बाद, ठीक है, कई देशों के बाद। उसके बाद ये कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित, ठीक है, कितना है, 200 से 210 पाला रहित होना चाहिए, ठीक है, दिन, ठीक है। और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छी होती है ना। कौन है आपका, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका देखिए काली मिट्टी कहाँ पर जाती है, आपके दक्कन के पठार में पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर अच्छी खासी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भाई सूती वस्त्र बनाना तो आपको कपास होना चाहिए ये वाला, ठीक, तभी सूती वस्त्र बनेगा, ठीक है। देखिए मक्का तो आप लोगों ने खाई होगा, विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। और तो इस तरह कुछ नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट छूट ज़्यादा कभी इधर साइड वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है। क्या होती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाई जाती है विश्व में, ठीक। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। तीसरे नंबर पे कॉफ़ी में आपका भारत है। देखो कितना एनसीईआरटी में डाटा दिया है, हम इधर उधर किताबें भटकते रहते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते हैं। एक रोचक तो कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी, देखो इसका एक नाम है कलादी, ठीक है, नामक एक व्यक्ति था। अपने क्या कहते हैं बकरियाँ वकरियाँ चराता था। 850 ईस्वी की बात है, कितनी 850 ईस्वी की बात है, वो बकरियाँ चरा रहा था, ठीक है। तो उसकी बकरियाँ क्या करती थी, रोज़ एक पौधे को खाती थी, ठीक है। और पौधा खाने के बाद वो अजीब ढंग की मतलब हरकत करती थी भाई, क्योंकि नशा होता है ना, ठीक है। जब अजीब ढंग की नशा करेंगी ना, तो उसने देखा भाई ये लोग खाती क्या है, उछल कूद क्यों करती रहती हैं। तो उसने भी खा लिया, तो उसने भाई देखा, फिर हमको भी कुछ उसने भी आनंद का भाव अनुभव किया, ठीक है। उसके बाद उसने खोज कर दिया, संसार को इस पौधे को बताया, तब से इसका कलादी का नाम फेमस हो गया, ठीक है। मतलब कहानी प्रचलित है, ठीक है। अरबवासी है एक, ये कहा है तुम्हारा अरबवासी व्यक्ति था, ठीक है। वही कहानी आपको लगा है कॉफ़ी कैसे खोजी गई थी, समझ गए, ये इसके पीछे कहानी है। चाय देखिए बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। जैसे आसाम वगैरह में वर्षा ज़्यादा होती है ना, थोड़ा परमानेंट मतलब थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पर ही अच्छी खासी और ढाल अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि पानी भरना नहीं चाहिए। अगर पानी भरेगा तो ये अच्छी फसल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही ना ढाल होनी चाहिए ना, मंद ढाल होनी चाहिए आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ औरतें वगैरह चुन रही ना, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं, उनको चुनना रहता है, उसी से आपकी फिर फैक्ट्री में जाती है, चाय बनती है, ठीक है। तो चाय के रोपण ही पेड़ लगाए जाते हैं, रोपण किए जाते हैं, बोए नहीं जाते, ठीक है। कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। भाई जनसंख्या बढ़ रही तो कृषि का क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए, कृषि नहीं बढ़ेगी तो जनसंख्या भूखों मर जाएगी। तो कई तरीके से, जैसे या तो आप क्षेत्र विस्तृत कर दीजिए, या बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा दीजिए, या सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, या आपके खाद पानी उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके आप कृषि को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उससे जनसंख्या का पेट भरेगा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, ठीक है। कृषि का मशीनीकरण भी अन्य पहलू, ठीक है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। चरम लक्ष्य क्या है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, मतलब कोई भूखा नहीं चाहिए सोना चाहिए, सभी को भरपेट खाना मिलना चाहिए। यही कृषि को बढ़ाने का मेन लक्ष्य यही है। कृषि का विकास विश्व में विभिन्न, ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि क्या करते हैं कि वो, ठीक है, इतने उतने, ठीक है, विकासशील देश ना अधिकतर गहन कृषि करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अपने अपने घर के सदस्यों का पेट पालन कर लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वो गहन कृषि करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन
बहुत कम होती है, ठीक है। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतों पे वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। भाई छोटी जोतें हैं तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास ज़मीन कम है तो भैया अपने घर के बीवी बच्चों का ही पेट भर पाओगे, बेच तो पाओगे नहीं फसलों को। और जिनके पास बड़ी जोतें हैं, मतलब ज़्यादा खेत हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा भूमि है, ठीक है, तो वो लोग फसल को बेचने के लिए भी ठीक उगाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लोगों के पास देखो, भारत में 2/3 जनता, ठीक है, 2/3 जनता मतलब 65% लगभग जनसंख्या अभी कृषि कार्य कर रही है। और अमेरिका में केवल 2% मतलब 100 में 2 ही लोग, और भारत में 65 लोग, तो भाई जमीन भारत में कम ही आएगी जमीन। और जब अमेरिका में 2 ही लोग 100 में कृषि कर रहे हैं तो उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी मतलब एकड़ों में, मतलब ठीक है 400-500 एकड़ों में ऐसे ज़मीन उनके पास होती है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वाणिज्यिक रूप में ही कृषि करते हैं और मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे देश कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। आओ हम 2 फार्मों की तुलना कर लेते हैं ना, एक भारत का लेते हैं और एक कहाँ का लेते हैं, ठीक है, एक भारत का लेते हैं, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का लेते हैं, ठीक। देखिए भारत का एक फार्म, देखो छोटे छोटे किसान हैं, मतलब एक खेत जोतते किसान, साधारण विकास में छोटे से किसान, तो छोटा अब कोई ट्रैक्टर तो रख नहीं सकता ना छोटे खेत के लिए, ठीक है। तो भारत में क्या करता है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद है, क्या है, आदिलाबाद है, एक छोटा सा गांव है मुन्नालाल, ठीक है। वहाँ पर मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गाँव में है, ठीक है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। वर्षों के एकांतर का मतलब समझ गया, जैसे अब की बार अच्छे बीज खरीद लाया मार्केट से, तो अगले बार नहीं खरीदेगा, अगले बार जो वो खाने पीने से जो बच जाएगा ना, गेहूँ या धान जो भी हुआ उसी को बो देगा। एकांतर क्रम में छोड़ छोड़ के खरीदता है, ठीक है। उसकी भूमि उर्वर है, वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। ये तो सब किताब में लिखा है यार, सलाह वाला कौन लेता है, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ता है, जब आंसर लिखते हैं ना, क्यों ना कोई सलाह देने वाला मिलता है और जाओ तो भैया कोई सलाह देता नहीं। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है ना, जैसे अब तो बैल वगैरह रहें तो भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से ही खेतों को जोतने की परंपरा की विधि को प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, नलकूप से क्या करता है, वो किराए पे सिंचाई कर लेता है, ठीक है, और भाड़े पे लेता है और सिंचाई कर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंसें हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में इसे सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ एक सदस्य है, वह वहाँ के सदस्य सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी ले लेता है, ठीक है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी क्या करते हैं, अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। देखो तो एक आदर्श दिया है, हर गांव में ऐसा भी नहीं रहता, ठीक है। खेती बेचने के लिए तो कोई पैदा नहीं कर पाता और ना कोई ऐसी कोई मतलब उसको सलाह देने के लिए संस्था मौजूद रहती थी कि भारत के छोटे छोटे खेत के बारे में दिया गया है। अब अमेरिका में देखें तो साफ हैरत तंगेज हो जाएंगे, मतलब क्या कहते हैं ना, सुन के ऐसे कृषि होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है। यहाँ पर 1.5 हेक्टेयर हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, वो फार्म में इसे छोटा सा घर बना के वहीं पर रहते हैं, ठीक है, फार्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा, ठीक है, क्या है, आयोवा राज्य, ठीक है, आयोवा राज्य का एक किसान है, ठीक है, जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। कितनी, 300, 250 हेक्टेयर तो मामूली है, मतलब इतना तो होता ही होता है। 300 हेक्टेयर भूमि वह अपने खेत मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। यानी कि बो दिया, बाद में देखेगा, पहले मिट्टी को जांच करवा लेता अच्छे से और देख लेता कि पानी वगैरह अच्छी है कि नहीं है, मक्का के लिए खेती की सुविधा हमारे पास है कि नहीं है, मतलब सारे संसाधन है कि नहीं, तभी वो खेती करता है दोस्तों, ठीक है। आवश्यकता पूरा कर देंगे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर वगैरह से जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, यहाँ किसान के पास मोबाइल तो है नहीं, कंप्यूटर तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो छिड़काई कैसे होती है, जहाज़ों से छिड़काई होती है, ठीक है। यहाँ तो मशीन तो पीठी पे टांग के, जो ना बैक पे टांग के की जाती है, वो तो है नहीं उसके पास।
ठीक है। उसके पास वो कंप्यूटर भी अमेरिका में उपग्रह से जुड़ा रहता है, तो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता रहता है ना। वो पूरा 300 एकड़ मतलब हेक्टेयर में भूमि है, 350 हेक्टेयर, तो दौड़ के तो देख नहीं पाएगा। तो वो सब उसका सारा कंप्यूटर सेटेलाइट से होता है ना, उपग्रह जो घूमते रहते हैं उससे जुड़े रहते हैं, तो वो उपग्रह उसको फोटो पूरे खेत के देते रहते हैं, ठीक तस्वीर। तो उसमें देखता रहता है कहाँ पर क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर क्या कहते हैं ना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है, ठीक है, कंप्यूटर जो है, ठीक है। और वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनें, उसके पास ट्रैक्टर भी होता है, बीज बोने की मशीनें भी होता है। देखो कीटनाशकों का यहाँ पर छिड़काव हो रहा है हवाई जहाज से, समझ रहे हो ना। ऐसे लोग वहाँ पर छिड़काई करते हैं, छोटे छोटे जहाज होते हैं ना। फिर समझ लो क्या कैसे कृषि होती है वहाँ पर, ठीक है। संपलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि के संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक होते हैं अनाज भंडार, वहाँ पर भंडारित हो जाते हैं, ठीक है, संचित किए जाते हैं। तो बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि खेतिहर मजदूर की तरह के काम नहीं करता। खेतिहर किसान एक मजदूर नहीं, एक व्यवसायी तरीके से काम करता है। और दोस्तों वहाँ समझिए ना, केवल 100 में अमेरिका में 2% लोग किसान हैं, और इंडिया में कहते हैं 65 से 70% के आसपास किसान हैं यहाँ पर, ठीक है। उस कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है दोस्तों। वहाँ पर लोग प्राइवेट ही काम करते हैं, सब सरकारी नहीं, लेकिन वहाँ प्राइवेट में नौकरी सुरक्षित रहती है, ठीक है। ये नहीं कि 5,000 रुपये में देखे कोई 12 घंटा वहाँ काम नहीं लेता, वहाँ प्राइवेट में ही राइट आदमी के सुरक्षित हैं। आप लोगों ने अमेरिका की मूवी देखी होगी ना दोस्तों, देखा ना। तो अच्छा अमेरिका में ऐसी मूवी क्यों नहीं दिखाता, कोई लव में ऐसे गया, खुदकुशी कर लिया, दारू पी लिया, ठीक है, या मतलब चोरी कर लिया, करते हैं, उसमें भी दिखाते हैं। मतलब ऐसी जो गांव की समस्याएं हैं कि मतलब वो एक को लव स्टोरी हो गई, पूरा दिन लड़ते रहे, ठीक, ऐसा मूवी वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई जाती। जैसे इंडिया में मूवी बनती है ना कि ये समस्या, गरीबी, भुखमरी की समस्या, भ्रष्टाचार समस्या। दोस्तों अमेरिका में ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे देखो हमारे भारत में जो है, देखो जहाँ का समाज जैसा होता है वहाँ की मूवी भी वैसी ही बनती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर रेप है, लड़कियों की सप्लाइंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये थोड़ा समस्या कम है, जनता जागरूक है, भुखमरी वगैरह ज़्यादा वहाँ पर समस्या है नहीं, ठीक है। सबके पास पैसा है, सब मस्त रहते हैं। जब उनके पास समस्या है ना, तो समस्या वो कहाँ से लाए, तो वो समस्या लाते हैं आसमान से, कोई एलियन आ गया, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पर हमला करेगा, ठीक है। इतना ताकतवर है कि इसको आम जनता तो रोक नहीं पा रही, ठीक। तो एक सुपरमैन आता है, बैटमैन आता है, आयरन मैन आता है दोस्तों, तो वो समस्याओं को बुलाते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास ये हमारे भारत में जो बेसिक समस्या है ना, वो वहाँ पर है नहीं। किसान आत्महत्या नहीं करता भैया, देख रहे हो, मतलब ट्रैक्टर ऑटोमेटेड, मतलब स्वचालित अन्न भंडार पर अपने आप वो मशीनें उठा के ले जाते हैं, अन्न भंडार कर लेती हैं, मार्केटिंग है, हवाई जहाज से दवाई छिड़क रहे हैं, ठीक है। और 2% लोग किसानी कर रहे हैं, 300 एकड़ ज़मीन है, यहाँ साला खाने के लिए खेत में नहीं होता, समझ रहे हैं ना बात हमारी, ठीक है। इसलिए अमेरिका में मूवी वगैरह ऐसी बनती हैं कि वो एलियंस आता है, उड़नतस्री काल्पनिक दुश्मन लोग बनाते रहते हैं, उसी में लड़ते रहते हैं, क्योंकि उसी में लोगों को मज़ा आता है। अब उसमें लव स्टोरी ऐसा लगाओ कि एक लड़की लड़का प्यार करते हैं, बाप उसका राज़ी नहीं हो रहा है, फिर लड़ाई दंगा हो रहा है, जैसे ये वो, तो ऐसा वहाँ पर होता नहीं ना। तो वैसी मूवी बनेगी तो उठेगी भी नहीं, ठीक है। वहाँ पर विचारों के मन में अंतर्द्वंद है, पेट भरा हुआ है तो अंतर्द्वंद चलता रहता है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और वहाँ ये सब, इसे दोस्तों समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं ना। जैसी वहाँ की गुणवत्ता है, जैसी मानसिकता है, वैसी ही मूवी वो लोग बनाते हैं। हमारे वहाँ जैसा है हम लोग वैसा बनाते हैं, तो समझ सकते हैं वो कहाँ है, ठीक है, वो हम कहाँ पर हैं। हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे वहाँ भ्रष्टाचार वगैरह जैसी समस्याएं बहुत हैं, उसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं दोस्तों, बहुत पीछे हैं। आगे देखिए, हमें शिक्षित होना है और आगे बढ़ना है, अपने हकों के लिए जागरूक होना है। तो दोस्तों प्रश्न है, आप देख लेना, बहुकल्पी भी देख लेना। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, ठीक है। सुनहरा रेशा क्या है, आप सुनहरा रेशा के बारे में बताए थे नहीं बताए थे, ठीक है। हाँ तो आपको बताएं, देख लेना, ठीक है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, ठीक है। तो आप कॉफ़ी भी हमने बताया है कौन सा है, ठीक है। कारण से भारत में कृषि की प्राथमिक क्रिया है। क्यों कारण है प्राथमिक क्रिया, क्योंकि भैया 65% लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, ज़्यादा लोग कृषि ही करते हैं, ठीक है, इसलिए कृषि प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। मतलब प्राथमिक क्रिया, तृतीय क्रिया होते हैं, लेकिन भारत में कृषि ही प्राथमिक क्रिया है। तो सबसे ज़्यादा लोग कृषि में ही क्यों लगे हैं, तो ये कारण आप क्यों प्राथमिक क्रिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कृषि में लगे हैं, इसलिए प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, क्यों उगाई जाती हैं भाई, जैसी जहाँ पर भूमि होगी, जहाँ जैसी माटी होगी, जहाँ जैसी जलवायु होगी, वहाँ पर वैसी फसल उगाई जाती है। कुछ एक उदाहरण देना, जैसे आपका कपास किस प्रदेश में, वहाँ पर कैसी मिट्टी से उगाया जाता है। मक्का और गेहूँ, जैसे पश्चिमी बंगाल में धान की 3 फसलें क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी ऐसी पाई जाती है, वहाँ की जलवायु ऐसी है, ठीक है, वहाँ पर, इसलिए। तो मतलब उदाहरण दे के आपके जैसे जो उत्तर लिख रहे हो ना, उसका कारण फिर उसको उदाहरण देना, जैसे उदाहरण से क्या हो जाना, तुम्हारा जो आप लिखे वो फैक्ट कि वो विश्वास, देखो ये मैंने लिखा है तो ये हमारा सही है, समझ गए ना बात। इस चीज़ को आप देखते रहना, ठीक है।
प्राथमिक क्रिया, तृतीय क्रिया, निर्वाह कृषि और गहन कृषि जो अंतर है दोस्तों सब आप हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, आपका वैकल्पिक भी कर लेना। वीडियो पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।